47 पत्रकारों ने गुणगान कर दिया, जिसमें बड़े बड़े संपादक शामिल थे। देश में 4 न्यूज एजेंसीज थी, उनका मर्जर करके एक सिंगल कर दिया गया और उसका चीफ शायद उस जमाने में शायद द हिंदू के जो संपादक थे उनको बना दिया गया। बड़े बड़े अखबारों के संपादक अचानक प्रशस्ति गान करने लगे। उनके सबके नाम नहीं लेना चाहता हूं। वो लोग आज आके उनकी ही विचार परंपरा के लोग जो आज विचारधारा की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। उस जमाने में एक मजाक में कहावत चलती थी कि आपको याद हो किशोर कुमार ने जाके संजय गांधी के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया था, तो रेडियो पर उनके गाने बैन कर दिए गए थे। तो गाना, फिल्म का भी कोई गाना, फिल्म की भी कोई शेरो शायरी, एक एक चीज सरकार से चेक होके जाती थी। तो उस जमाने में एक मजाक में कहा गया था कि जो उर्दू के बड़े शायर हुए ना, गालिब का नाम सबने सुना होगा, दूसरे एक बहुत बड़े शायर हुए ज़ौक़, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, और जैसे साहिर लुधियानवी, ये सब वो हैं जो लीजेंड माने जाते हैं। तो एक उस जमाने में कहावत चली कि अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी, अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। इस ढंग का वातावरण उस समय इमरजेंसी के समय बना, इसलिए याद रखने की जरूरत है। और आज लोग कहते हैं विपक्ष की बात, आवाज तो छोड़िए, सारा विपक्ष जेल में था। अभी आपको फिल्म दिखाई जा रही थी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, जानते क्या हुआ? उन्हें हाथ में हथकड़ी डाल के चोरों की तरह सड़क के ऊपर जैसे ले जाया जाता है, रस्सी में हाथ बांध के, वैसे ले जाया गया। झूठा बड़ौदा डायनामाइट केस लगाया गया उनके ऊपर। और उस समय, ये मैंने एक और बात भी कहता हूं, कभी अपराधीकरण की जब बात होती है, हमारे सारे नेता जेल में बंद थे और उस कैटेगरी के उसमें, जैसे कि आज की डेट में रासुका है या एंटी टेरर लॉ की तरह, सारा विपक्ष जेल में था, सारे मौलिक अधिकार समाप्त थे, प्रेस कुछ लिख नहीं सकता था, आकाशवाणी, दूरदर्शन तो उतना उस समय तक था ही नहीं, केवल सरकार का प्रशस्ति गान कर रही थी। और आज बताइए, बोलते हैं मोदी जी के लिए घटिया से घटिया शब्दों का जितना इस्तेमाल, जितनी स्वतंत्रता नहीं स्वच्छंदता के साथ पिछले 9 साल में किया है। डिजिटल डाटा अवेलेबल है, कोई बुला के दिखा दे कि कोई उनको स्वतंत्रता नहीं है। अरे जिन्होंने, यही महाराष्ट्र के तो एक नेता थे कांग्रेस के, अब्दुल लतीफ क्या नाम था उनका, शेख, या जिन्होंने मौत की बात कही थी और मौत का प्रकार बताते हैं, तो झारखंड के नेता और जो गृह राज्य मंत्री ने सुबोध कांत सहाय जी, वो हिटलर की मौत बता रहा है, कोई कुत्ते की मौत शब्द बोल रहा है, कोई कब्र खोदने की बात कह रहा है, तो इमरान मसूद यूपी के बोटी बोटी काट देने की बात कर रहे हैं। इसके बावजूद कहते हैं बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। मतलब आप सोचिए झूठ का कैसा मुलम्मा चढ़ाने का प्रयास किया गया है हकीकत के ऊपर। वास्तविकता यह है, इसलिए आज याद करने की जरूरत है कि इमरजेंसी के उस कालखंड में क्या हुआ था। अनेक रहस्यमय मौतें हुई, उत्तरोत्तर शक्ति हाथ में संचित होती चली गई। और इवन ये भी एक कहानियों में आता है कि जिस रात इंदिरा जी ने निर्णय लिया क्या किया जाए, जैसे डिसीजन आया, तो सुनने में ऐसा आता है कि उस समय देवकांत बरुआ अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो एक विचार ये भी आया कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए और ये कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए, क्योंकि टेक्निकली कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर तो रोक नहीं थी। अब सुनने में आता है कि उस समय उनके परिवार में ये चर्चा हुई कि किसी और पर भरोसा न किया जाए, इसलिए सत्ता अपने ही हाथ में रखी जाए, इमरजेंसी लगा दी गई। और पहली बार भारत में शासन सचिवालय से नहीं चल रहा था, प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं चल रहा था, प्रधानमंत्री आवास से चल रहा था। और पहली बार ऐसा था कि प्रधानमंत्री का परिवार प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रभावी था, कैबिनेट मंत्रियों की तो कोई हैसियत ही नहीं थी। देश उस दौर में से निकला है और उसके बावजूद यह भारत की जीवंत शक्ति थी लोकतंत्र की कि सबने संघर्ष किया और अंततः लोकतंत्र की विजय हुई। तो हम अगर ईमानदारी से बात कहें कि आज क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ये आपातकाल दिवस याद किया जाना चाहिए, कि सही मायने में यह हमारी दूसरी आजादी थी, क्योंकि 1977 के बाद एक और बड़ा परिवर्तन आया। 77 तक जितने चुनाव होते थे तो चुनाव होते थे, सरकार नहीं बदलती थी। 77 के बाद सरकारें बदलने का दौर शुरू हुआ, राज्यों में भी सरकारें बदलने लगी। कई राज्यों में ऐसी सरकारें गई कांग्रेस की कि फिर कभी लौट के नहीं आई, जैसे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो अगर हम कहें तो वास्तविक लोकतंत्र उभर कर सामने आया। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक और बात याद दिला देना चाहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि अमुक जज रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा बन गए, तो साहब ये बड़ी आपत्तिजनक बात है,
इस देश के इतिहास में कैसे जज भी हुए हैं जो कांग्रेस के राज्यसभा कैंडिडेट रहने के बाद जज बन गए। जस्टिस बहरुल इस्लाम जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज थे, वो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य थे, रिजाइन किया, फिर हाई कोर्ट के जज बन गए और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का नामांकन कर दिए थे। बरपेटा से, असम से, वो बाई चांस चुनाव रद्द हो गया तो उनको राज्यसभा में ले आए। और वो एक और अद्भुत जज थे जो लोग आज बात कहते हैं, वो रिटायर हो गए, चीफ जस्टिस बने हाई कोर्ट के, उसके बाद रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के 9 महीने बाद 1980 में जब इंदिरा जी दोबारा सत्ता में आ गई तो भारत के इतिहास के इकलौते जज हैं जस्टिस बहरुल इस्लाम जो रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। आप सोचिए, जिन लोगों ने माखौल उड़ा दिया लोकतंत्र का, जिन लोगों ने माखौल उड़ा दिया देश की संवैधानिक व्यवस्था का, और आज मजे की बात क्या है कि लोकतंत्र की दुहाई वो देते हैं जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियों को लोकतंत्र की आड़ में राजतंत्र में परिवर्तित कर दिया है। ये वो लोग हैं जो अपनी पार्टी में तो बिल्कुल तय है कि यही इसी के हाथ में नेतृत्व रहेगा, और जब ये कहो कि सबका नेतृत्व तो गठबंधन का क्या होगा जी, वो तो तय कर लेंगे, उसमें क्या बात, हम तो लोकतांत्रिक हैं, बाद में मिल बैठ के होगा। और वो कितने लोकतांत्रिक हैं वो सबको दिखाई पड़ रहा है कि मतलब उनकी जो स्थिति ये है कि वो मिलते भी हैं एक दूसरे से, जो कहते हैं ना कि मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं। अरे भैया, मोहब्बत की दुकान बाकी को तो बाद में बताना, पहले आपस में देख लो कितनी मोहब्बत है और कितनी नफरत है, कितनी हिकारत है और कितनी एक दूसरे की खिलाफत है। और ये वो लोग हैं जो मिलते भी हैं और लड़ते भी हैं, दिखाते हैं एक से मोहब्बत है और अंदर अंदर लड़ाई है। ममता बनर्जी जी कांग्रेस को स्थान नहीं देना चाहती, केजरीवाल जी से उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हम सब मिल के लड़ेंगे। तो वो पुराना गीत याद आता है इनकी स्थिति के ऊपर कि तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। तो इसलिए हम ये बात याद दिलाना चाहते हैं कि इमरजेंसी किस प्रकार से लगी, और आज वही शक्तियां जिन्होंने इमरजेंसी लगाया था वो आज भारत को पुनः उसी स्थिति में ले जाना चाहती हैं। आज अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से कोई काम उठता है तो उनको लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की तानाशाही हो रही है। इस तरह के झूठे और अनर्गल आरोप लगाते हैं। और आपको पता है 27 ऐसे पत्रकार थे उस जमाने में विदेशी, इनको बाहर मतलब बंद कर दिया गया, आप बाहर चले जाइए, देश निकाला दे दिया गया। 30-35 ऐसे पत्रकार थे जिनके भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज बीबीसी ये सब बोलता, बीबीसी के ऑफिस में ताला लगा दिया गया था। रॉयटर्स को कोई खबर लिखने पर रोक लगा दी गई थी। और वो लोग आके आज भाषण देते हैं। मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को याद रखने की जरूरत है कि कितनी बड़ी कुर्बानियों के बाद यह लोकतंत्र जिसकी रक्षा हुई है और देश आज एक प्रभावी जीवंत लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ है। अब मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने लोकतंत्र तो बचा लिया, परंतु अभी लोकतंत्र को गौरव तक ले जाने की जो यात्रा है वो बची है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त को क्या कहा कि ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, ये अमृत काल शुरू हुआ है। अब हमारे सामने एक लक्ष्य है कि 75 वर्ष से शुरू करके जब हम 100 वर्ष पूरे करेंगे तब ये देश कहां पर होगा। ये देश वहां पे होना चाहिए जो इस देश का वास्तविक भवितव्य है। हम सबसे बड़ी इकोनॉमी भी होंगे, हम जगत गुरु भी होंगे, हम सबके सहयोग, सबके कर्तव्य के साथ होंगे। अब आप कहें जी इन्होंने कहा है, होंगे कैसे जी? अब मैं वो बताना चाहता